कहते हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठो, सपनों को हकीकत में बदलो और सरकारी नौकरी के सफ़र में हर कदम तुम्हारी मेहनत की पहचान होगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 25 जून 2025 के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर से, जहाँ पर कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियमों में बदलाव किया है। आइए आपको बता दें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। तो उन क्षेत्रों को लोन देना जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कृषि, एमएसएमई और कमजोर वर्ग। वहीं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बनाए गए बैंक जो अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई ने क्या घोषणा किया है। आरबीआई ने एसएफबी के पीएसएल आवश्यकता को घटाकर 75% से 60% कर दिया है। यह बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है, यानी जोखिम कम करते हुए कृषि, एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रेडिट फ्लो बनाए रखना है। वहीं एसएफडीज की स्थिरता को बढ़ाना है, लोन पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और एसेट क्वालिटी को सुधार कर। वहीं बदलाव में सहूलियत भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव को। एसएफबीज के लिए लेंडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, जोखिम में कमी और विकास की संभावनाओं को बढ़ाना। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के लिए 40% कोर पीएसएल आवंटन के जरिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होगा। हाउसिंग, एमएसएमई जैसे क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। संतुलित विकास होगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान क्रेडिट वितरण से। अगर इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व को देखें तो बैंकों की स्थिति में सुधार होगा। उच्च पीएसएल आवश्यकता से जुड़े जोखिमों को कम करता है ये। बैंकिंग सेक्टर में स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं क्रेडिट उपलब्धता में वृद्धि होगी, सिक्योर्ड सेक्टर पर ध्यान केंद्रित होगा। नियामक बदलाव से एसएफबीज को यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल के करीब लाता है। आइए अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो सबसे पहले आपको आरबीआई के लोगो से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के लोगो में एक पाम ट्री होता है और साथ ही साथ टाइगर होता है। वहीं आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर हुआ था, यानी यंग हिल्टन कमीशन आपको नाम याद रखना है। वहीं इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, यानी 90 साल पहले। आपको बता दें कि भारत के 26वें आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। वहीं आपसे 25वां का भी नाम पूछा जा सकता है, उनका नाम था शक्तिकांत दास। आपको बता दें कि गवर्नर के साथ-साथ आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें पहले का नाम है एम राजेश्वर राव, दूसरे का नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, तीसरे का नाम है टी रविशंकर और चौथी हैं पूनम गुप्ता। तो ये थे पहले करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि जीबीयू 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी एमओपी दुनिया का सबसे उन्नत बंकर बस्टर बॉम्ब है, जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। इसका उपयोग जमीन के नीचे छुपे सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गहरे बंकर या फिर कमांड सेंटर्स का। अगर इसके मुख्य विशेषताएं की बात करें तो प्रिसीजन गाइडेड बंकर क्लस्टर बॉम्ब है ये। इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड है, यानी 13,600 किलोग्राम का। यह सबसे भारी कन्वेंशनल बमों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 20.5 फीट है, यानी मीटर में देखें तो 6.2 मीटर। वहीं इसमें 5300 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव भरे होते हैं। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो 200 फीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या 60 फीट रॉक को भेदने की ये क्षमता रखता है। जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसे सटीकता से निशाना साधने में सक्षम बनाता है। इसे बी-2 स्प्रीट स्टेल्थ बॉम्बर जैसे रणनीतिक बम वर्षक विमानों द्वारा गिराया जाता है। इसका उपयोग गहरे बंकर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स और अन्य छुपे ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर इसकी भू-राजनीतिक संदर्भ को देखें, तो यह खास तौर पर ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों की गुप्त भूमिगत परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। गहरे और सख्त ठिकानों को नष्ट करने में ये सक्षम है। वहीं भूमिगत सुविधाओं को सुरक्षित मानने वाले देशों के लिए डेटरेंट के रूप में काम करता है। आपको बता दें कि ये आपके
प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है जीबीयू संतावन के बारे में तथ्य, वजन, पेनिट्रेशन क्षमता और गाइडेंस सिस्टम। साथ ही साथ जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आपको आधुनिक हथियार और परमाणु सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है और अटेंड किया है, तो आपसे पूछा गया सवाल का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर इज करेक्ट? तो मैंने आपको बताया इट कैन पेनिट्रेट 60 फीट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। मैंने आपको 2 बातें बताई, वो दोनों बातें आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद होना चाहिए। 200 फीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और 60 फीट रॉक को भेदने की क्षमता रखता है ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60 फीट नहीं होना चाहिए था, रीइंफोर्स्ड के हिसाब से आपके सवालों का उत्तर होना चाहिए था 200 फीट, यानी 200 फीट इस सवाल का सही उत्तर होगा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के हिसाब से। और अगर 60 फीट अगर आंसर होता तो वो रॉक के हिसाब से होता। तो याद रखेंगे आप इन सारी चीज़ों को। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया ये भी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगले करंट अफेयर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी। अब आपको याद रखना है कि यह किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एस्टीमेट कमेटी का नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में मुख्य खबरें। आपको बता दें कि इसका जगह और वेन्यू जो है 23 से 24 जून 2025 को हो रहा है और यह महाराष्ट्र के विधान भवन मुंबई में हो रहा है। आपको अब इस वर्ष की थीम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। अब इस वर्ष की थीम आप याद रखेंगे कि इन रोल ऑफ एस्टीमेट कमिटी इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ बजट एस्टीमेट और इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ बजट एस्टीमेट्स फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये थीम अब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अब जानते हैं इसके कौन सा ये एनिवर्सरी है, तो ये 75वां एनिवर्सरी का विमोचन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम जो दो हैं महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो भी वहाँ मौजूद थे। वहीं पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संजय जायसवाल भी वहाँ मौजूद थे। आपको बता दें एस्टीमेट कमेटी के बारे में कि जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, वहीं सदस्यों की संख्या 30 होती है जो लोकसभा से होते हैं, जिसकी नियुक्ति स्पीकर करते हैं। इनका कार्य होता है बजट एस्टिमेट्स की समीक्षा करना, पब्लिक फंड का एफिशिएंट उपयोग करना, साथ ही साथ सुनिश्चित करना, प्रशासनिक सुधार के लिए सिफारिश देना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की निगरानी देना। आपको बता दें कि ओम बिरला ने कुछ मुख्य बातें कही जिनमें से इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और 6 रिज़ॉल्यूशन एडॉप्शन के बारे में बताया। तो ये थे आपके करंट अफेयर से महत्वपूर्ण सवाल जो आपको बन सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। देखिए अगला करंट अफेयर में वेस्टर्न कमांड ने साइन किया है एमओयू आईआईटी रूपर के साथ और आईआईटी कानपुर के साथ डिफेंस आर&डी के लिए। आपको बता दें कि सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा सवाल एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज साइन एमओयू विद द वेस्टर्न कमांड। तो आपको दोनों जवाब देना होगा, आईआईटी रूपर और आईआईटी कानपुर। मैं आपको इसको व्याख्या दे देता हूँ डिटेल में कि दरअसल हुआ क्या है। आपको बता दें कि वेस्टर्न कमांड जो इंडियन आर्मी ने जून 2025 में रक्षा यानी आर&डी के लिए 2 आईआईटी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। देखिए उनका उद्देश्य ये है कि रक्षा क्षेत्र में एकेडमी मिलिट्री कोलैबोरेशन को बढ़ाना और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना है। आपको इसके अगर सिग्निफिकेंस को देखें तो आपको पता होगा कि हमें विदेशी सामानों का निर्भरता कम करना होगा। तमाम टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, एआई, रोबोटिक्स, सिविलियन और मिलिट्री दोनों में ही ये एमओयू उपयोगी होगा। एकेडमिया और आर्म फोर्सेस की संयुक्त रिसर्च नेशनल सिक्योरिटी को बल देती है। तो ये थे इस करंट अफेयर से बनने वाले सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप आपसे पूछा जाएगा कौन से प्लेस पर हुआ है, तो थाईलैंड हुआ है और इंडिया ने यहाँ पर अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहाँ पर इन्होंने 27 मेडल जीता है। आपको बता दें कि इन 27 मेडल में आपको याद रखना है कि 4 गोल्ड मेडल हैं
वहीं 10 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये भी आपको याद रखना है, अब इससे सवाल ज़रूर बनेगा कि हाल ही में आयोजित हुए एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने इसमें सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस देते हुए कितने मेडल्स जीते? तो 27 मेडल जीते। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हाल ही में हुए थाईलैंड में एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो आपको याद रखना है 4 गोल्ड जीते, क्योंकि गोल्ड से ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है। याद रखेंगे कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किससे संबंधित है? तो यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। और क्यों ये चलाया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ने अटैक किया है 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ईरान में जो हो रहे थे, जिसका नाम है नतांज, फोर्दो और इस्फहान। ये तीनों साइट्स को उसने बॉम्बार्ड करके ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो रखा गया है, ये फर्स्ट डायरेक्ट यूएस मिलिट्री इंटरवेंशंस है जो टारगेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को। इसमें इजरायली फोर्सेस का भी कोऑर्डिनेशन रहा है और साथ ही साथ इसमें 125 एयरक्राफ्ट और 7 बी-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया गया है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके खिलाफ चलाया गया? तो आपको याद रखना है ईरान के खिलाफ। वहीं किसके द्वारा? तो ये अमेरिका के द्वारा। और आपसे पूछा जा सकता है कि नातांज, फोर्दो और इस्फहान, ये न्यूक्लियर साइट किस कंट्रीज में सिचुएटेड है? या तीनों में से कोई भी एक नाम आपको दे के पूछा जा सकता है। तो ये थे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए जानते हैं नीति आयोग ने क्या जानकारी दी है। तो इंडियाज़ का डेटा इम्परेटिव रिपोर्ट में नीति आयोग ने डिजिटल गवर्नेंस और डेटा क्वालिटी सुधार के लिए अहम सुझाव दिए हैं। इसका मकसद है डेटा लेड गवर्नेंस, यानी डेटा के आधार पर नीति निर्माण और प्रशासन, जिसे अर्थव्यवस्था और समाज में पारदर्शिता व दक्षता बढ़े। आइए नीति आयोग के मुख्य पॉइंट पर देखें तो डेटा क्वालिटी और आर्किटेक्चर की मजबूती ज़रूरी है। वहीं डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में नीति आयोग ने डीजीक्यूआई लॉन्च किया, जो मंत्रालयों में डेटा तैयारियों, यानी मिस सुरक्षा और एचआर क्षमता समेत की माप करता है। अगर बता दें कि नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एपीआई सेतु और मॉस्पी के डैशबोर्ड जैसे एनडीएपी सीओसी जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से डेटा को एकत्रित और इंटरऑपरेबल बनाने की ज़रूरत है। वहीं नीति आयोग के रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्लीन एनर्जी, कंप्यूट नेटवर्क और टैलेंट शामिल है, वहीं उसे एआई रेडी बनाना नीति आयोग ने ऐसा सुझाव दिया है। वहीं अगर इसको आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नेंस और निगरानी में सुधार, निरंतरता सुधार की राह और तकनीकी क्षमताओं की ज़रूरत जैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि डीजीक्यूआई किसने लॉन्च किया? तो आपको पता होना चाहिए कि डीएमईओ नीति आयोग ने लॉन्च किया। चलिए अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और प्लानिंग कमीशन को हटाकर इसकी स्थापना की गई थी। मैं पीछे भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफ़ेयर आपको रिवाइज़ करवाया हूँ। अगर आप पीछे की करंट अफ़ेयर नहीं देख रहे हैं तो देखना चालू कीजिए। आप आज से भी चालू करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी। वहीं इसके वाइस चेयरपर्सन हैं आपको बीवीआर सुब्रमण्यम, इसके सीईओ हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं इनके सुमन बेरी। याद रखेंगे ये दोनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। आपको चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी से कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीति आयोग आपको स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये थे इससे बनने वाले क्वेश्चंस। से कुछ और करंट करते हैं। अब आपको नव्या न्यूज़ में है। नव्या यानी कि आपको याद रखना है, पहले मैं कलर चेंज कर लूँ। नव्या का मतलब है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द यंग एडोलेसेंट गर्ल। ये सोनभद्र यूपी में पायलट प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि यूपी गवर्नमेंट का है, ये कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में
फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो यहाँ छुपा ही हुआ है, तो यानी कि गर्ल को एम्पावर करने के लिए ही नव्या चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें 2 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम अब आपको याद रखना है कि जो नव्या इनिशिएटिव है, किन 2 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा चालू किया गया था, आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ ही साथ अब आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बता दें कि इसमें एम्पावर किया जाएगा एडोलेसेंट गर्ल को वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। अब आइए जानते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है आपको, जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं ललित उपाध्याय, ये रिटायर हो रहे हैं। ललित उपाध्याय वाराणसी से बिलॉन्ग करते हैं। इन्होंने, अब ये बता दें कि ये एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपको बता दें ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और हॉकी में भी टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कई बार मैंने बता रखा है। इसीलिए क्लास डेली लीजिए ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। वही बता दें कि इन्होंने 183 मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए और साथ ही साथ 67 गोल किए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने डेब्यू 2014 के वर्ल्ड कप में किया था। तो ललित उपाध्याय, आपसे पूछा जाएगा सवाल कि ललित उपाध्याय कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये वाराणसी के, और या फिर पूछा जाएगा आपसे कि ललित उपाध्याय किस खेल को बिलॉन्ग करते हैं? ज़्यादातर चांस यही सवाल है आपसे पूछने का, तो आपको याद रखना है ये हॉकी से बिलॉन्ग करते थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। वहीं इसकी थीम है सीबेड मैपिंग इनेबलिंग ओशियन एक्शन। याद रखिएगा 21 जून को मनाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जिसकी थीम है सीबेड मैपिंग, 2025 की थीम है ये। आपको याद रखना है इनेबलिंग ओशियन एक्शन। आपको इससे बनने वाले सवाल इतने ही हो सकते थे। साथ ही साथ एक और स्पोर्ट्स की न्यूज़ है जो ऋषभ पंत से रिलेटेड है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत सेकंड विकेट कीपर बन गए हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने ट्विन सेंचुरी लगाया है टेस्ट में। आपको इसका मतलब पहले समझा दूँ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले इनिंग में 118 रन बनाए, वहीं दूसरे इनिंग में 134 रन बनाए। ये एंडी फ्लावर के बाद फर्स्ट नाम आपको भी याद रखना है, अब ये इम्पोर्टेंट हो गए। एंडी फ्लावर जो ज़िम्बाब्वे के विकेट कीपर थे। एंडी फ्लावर और ग्रैंट फ्लावर आपको याद होगा भाई होंगे। अगर आप 90s के जन्मे में बच्चे हैं तो आपको याद होगा एंडी फ्लावर और ग्रैंट फ्लावर का प्यार है। एंडी फ्लावर ने 141 और 199 रन बनाए थे। 141 और 199, यानी एक ही टेस्ट मैच में 2 इनिंग जो खेलती है टीमें उन्हीं में। और जो ऋषभ पंत है उन्होंने 118 और 134 बनाया है। 118 रन और 134 रन। तो ये थे आपके करंट अफेयर आज के, जो कल रात तक की शिफ्ट से बन रहे थे। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ सुधार चाहते हैं वो भी लिखिए। धन्यवाद।